इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार ऑर्गेनाइज करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 टू 8:30, 8:30 टू 9:30 हमारा इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 टू 10:30 लोकल मलयालम सेशन होता है। तो आज का हमारा 644वां सेशन है और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज की सेशन की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर आरुषि ढींगरा। डॉक्टर आरुषि ढींगरा का मैं बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आईएचपीएच के आज के सेशन में। और डॉक्टर आरुषि का एक छोटा-सा इंट्रो मैं देना चाहूँगी। उन्होंने अपना बीएचएमएस पास किया है 2018 में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली से और एमडी की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से 2021 में। प्रेजेंटली शी इज प्रैक्टिसिंग क्लासिकल होम्योपैथी गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में। और डॉक्टर आरुषि ने हमारे साथ पहले भी एक सेशन लिया था जिसमें शरारती बच्चों और होम्योपैथी को लेकर उन्होंने हमें नॉलेज शेयरिंग सेशन दिया था। तो आज भी उसी टॉपिक पे डॉक्टर आरुषि हमारे साथ अपना विजडम और नॉलेज शेयर करेंगी। तो डॉक्टर आरुषि, यू कैन स्टार्ट योर सेशन। मैडम को को होस्ट का परमिशन देना होगा। ओके। नमस्कार सभी को। आई होप मैम आई एम ऑडिबल। मेरी यस आवाज आप आ रही है? यस यस मैम। जी। एक महीने पहले हमने ये सेशन किया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन आज फिर से हम जुड़े हैं। जो लोग भी जुड़े हैं उनको उनका इस सेशन में स्वागत है। एंड मैं इस फोरम का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया गया कि मैं दोबारा आकर शरारती बच्चों पर और होम्योपैथी को लेकर डिस्कशन करें। तो मैम आपको स्क्रीन यस मैम। शेयर हाँ जी मैम, विजिबल है, स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है। यू कैन स्टार्ट। ओके, हाँ जी। ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स एक बेसिक रिकैप ले लेंगे। लास्ट सेशन में हमने जो सीखा, क्योंकि एकदम से मिडिल ऑफ द टॉपिक जा पाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था होम्योपैथी और शरारती बच्चों को लेकर, कि जब भी कोई हमारी प्रैक्टिस में वैसे भी अधिकतर काफी बच्चे आते ही हैं होम्योपैथी में, तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों की केस टेकिंग किस तरह से करें। और उनमें एक पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा बहुत शरारती है। तो शरारत को किस तरीके से देखना है, क्योंकि ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि कृष्ण जी भी शरारती थे, बट वो शरारत हमारे लिए पूजनीय है, वो डिवाइन है। हमें समझना है कि कौन सी शरारत सिफिलिटिक है, कौन सी शरारत, कौन सी नटखटता सोरिक है, वो मासूमियत है। उसको हम कंसिडर कर सकते हैं मेडिसिन है, लेकिन उसका रूब्रिक नहीं उठाएंगे, वो हमारे लिए डिजीज नहीं है। तो कहाँ डिजीज है वो हमें समझना है। तो हम डिक्शनरी मीनिंग अगर देखें तो कि किसी को तंग करना, अनॉय करना, ट्रबल करना, और किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से तंग करना। बच्चे जो बात नहीं मानते हैं, जो ऑर्डर्स ओबे नहीं करते हैं, वो भी मिस्चीवियस कहलाते हैं। देन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक डिसऑर्डर, जो कंडक्ट डिसऑर्डर, जो मिस्चीवियसनेस की एक सिफिलिटिक स्टेट है। और हमें एज होम्योपैथ्स इस डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास एक्सेसिवली मिस्चीवियस यानी कि बहुत ज्यादा नटखट कोई बच्चा आए, तो हम उस बच्चे को सिम्टम्स देख के पकड़ सकें और पेरेंट्स को हम यू नो आगे वॉर्न कर सकें, उनको बता सकें कि आप कृपया एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलें, दवा हमसे लें, बच्चे के सिम्टम्स बेहतर होंगे। लेकिन हम डायग्नोसिस क्योंकि ऑफिशियली नहीं बना सकते, इसीलिए हमें इस डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम पेरेंट्स को वार्न कर सकें, ताकि बच्चा आगे चलकर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ना जाए।
तो एक काफी सीरियस एक डिसऑर्डर है इमोशनल एंड बिहेवियरल, जो टीन्स और छोटे बच्चों में देखा जाता है। इसके 4 मुख्य सिम्पटम्स हैं। सिम्पटम्स तो और क्राइटेरियाज तो 15 हैं DSM-5 में, लेकिन 4 मुख्य सिम्पटम ग्रुप्स हैं। जैसे पहला कि बच्चा जानवरों और लोगों के प्रति आक्रामक होगा, बुली करेगा, जानवरों की तरफ क्रुएलिटी होगी, आक्रामकता होगी। और इसमें दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि वो चीजों में तोड़-फोड़ मचाएगा। और जैसे किसी ने उसे डांटा, सपोज वो खेल रहा है पार्क में, और आंटी के घर बॉल चली गई, नेबर के घर, पड़ोसी के घर बॉल चली गई, और उन्होंने बॉल नहीं दी या उन्होंने बच्चों को डांट दिया, तो ये बच्चा कल जाकर उनका शीशा तोड़ाएगा। तो ये यहाँ है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। आपको पेरेंट्स कहेंगे बच्चा हमारे टॉयज तोड़ता है, घर में खिलौने तोड़ता है, बट हमें समझना है कि क्या वो तोड़ने की भावना से तोड़ रहा है, उसको मजा आता है तोड़ने में, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय करने में, एक आतंकी बच्चा है, या सिर्फ वो क्यूरियस है, उसके अंदर ये है कि इस टॉय में क्या है मैं देखूं, या उस चीज को एक क्यूरियोसिटी है, इंक्विजिटिवनेस है। तो उसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। और तो पहले 2 सिम्पटम थे लोगों और जानवरों के प्रति अग्रेसिव या आक्रामक व्यवहार, जिसमें बच्चा शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, जानवरों के प्रति क्रूर होगा, जैसे पटाखे, किसी डॉग के पूंछ पर पटाखे से लड़ी बांध दी, या कोई डॉग सो रहा था, उसका मुंह खुला था तो एक छोटा सा पटाखा वहां पे फोड़ दिया, इस तरीके से हो सकता है। किसी भी नॉर्मल चीज को हथियार के रूप में प्रयोग करना, या फिर घर में अगर चाकू है कुछ है तो वो एक हथियार के रूप में उसका प्रयोग करना, या कुछ जटिल और गंभीर केसेस में तो ये बच्चे जबरदस्ती यौन संबंध भी बनाने की कोशिश या उस प्रकार की किसी गतिविधि करते हुए पाए जाते हैं। ये बच्चे बुली करते हैं, यानी कि ये बच्चे दूसरों को डराते धमकाते हैं स्कूल्स में, गुंडागर्दी जैसा माहौल क्रिएट करते हैं, इनिशिएट करते हैं फिजिकल फाइट्स। और देन जो सेकंड सिम्टम है, यानी कि चीजों का और संपत्ति का नुकसान, तोड़ फोड़ मचाना, आग लगा देना, एक रूब्रिक है माइंड फायर सेट्स फायर इन थिंग्स फायर वांट्स टू। देन थर्ड सिम्टम इज डिसीटफुलनेस और थेफ्ट, यानी कि धोखाधड़ी, छल कपट या चोरी करना। एक दो बार किसी चीज में बच्चे ने मासूमियत से एक चीज दुकान से उठा ली, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्स्टेंटली मिल रहा है कि बच्चा चोरी करता है, यानी कि क्लेप्टोमेनिया, चोरी करता है, छोटी छोटी चीज उठा लाया, फ्रेंड का पेंसिल बॉक्स है उसमें से 2-4 पेन उठा लाए, उसको मजा आता है उस चीज में, अपने हित के लिए झूठ बोलता है बच्चा, यहाँ वो धोखाधड़ी है। पेरेंट्स को या टीचर्स को या अपने फ्रेंड्स में वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, सोच समझ के, मासूमियत में नहीं, मजे में नहीं, तो वो भी हो सकता है। फोर्थ इज वायलेशन ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का उल्लंघन या नियमों को ना मानना, जो उसकी एज है, जो उसकी आयु है उसके हिसाब से जो समाज के नियम है उनको ना मानना, रिबेलियस होना, बगावत पे उतर आना, डिफायंट नेचर, जैसे स्कूल बंक करते हैं ऐसे बच्चे, क्लासेस स्किप करते हैं, कॉलेज तो खैर बड़ा हो गया, देर रात तक बिना पेरेंट्स की सहमति के बाहर रुकना या कोशिश करना कि छत से कूद के भाग गए, रूम की खिड़की खोल के भाग गए, तो इस तरीके के बच्चे। डायग्नोसिस लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, DSM-5 में 15 क्राइटेरियाज हैं। 15 क्राइटेरिया में से अगर पिछले 12 महीने में आपको कोई भी 3 मिलते हैं और कोई भी एक क्राइटेरिया पिछले 6 महीने से बना हुआ है, तो इस बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर हम कह सकते हैं कि होगा। 3 तरह की ऑनसेट है, बचपन में शुरू हो सकता है, अडोलेसेंस यानी कि टीन एज में शुरू हो सकता है 10 साल से बाद, या फिर अनस्पेसिफाइड ऑनसेट भी रहती है। इन बच्चों में एक और चीज देखी जाती है कि कुछ 4 इमोशंस हैं जिनको कहते हैं प्रो सोशल इमोशंस, यानी कि समाज के हित में रहने वाली भावनाएं,
यदि बच्चे में कम है तो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ऐसा है। इन 4 भावनाएं जो स्लाइड पर आपको दिख रही हैं, उनमें से अगर 2 भी बच्चे में लास्ट 12 महीने में अलग अलग सेटिंग्स में हमें मिली हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा इज सफरिंग फ्रॉम कंडक्ट डिसऑर्डर विद लिमिटेड प्रो सोशल इमोशंस। जैसे फर्स्ट इज लैक ऑफ रिमोर्स और गिल्ट, यानी कि अपने कर्मों पर कोई पछतावा ना होना, आत्मग्लानि का कोई भाव ना होना। देन कैलस या लैक ऑफ एम्पथी, यानी कि मन कठोर है, बच्चों को दूसरों के दर्द का कोई एहसास नहीं होता, वो दूसरों के लिए बेपरवाह होता है, स्वार्थी है, सेल्फिश है। स्कूल में ऐसे बच्चों का प्रदर्शन जैसा भी हो, पढ़ाई लिखाई में तो इनका मन लगता नहीं है, लेकिन उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, और बेहतर बनने के लिए मेहनत नहीं करते, और ये बच्चे और अपनी गलतियों का कारण मोस्ट प्रोबेबल हमेशा दूसरों को ही बताते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। और ये बच्चे इमोशंस भी शो नहीं कर पाते, फीलिंग शो नहीं कर पाते, और करेंगे भी तो केवल अपने स्वार्थ के लिए। भावनाओं में कोई भी निष्ठा और सिंसेरिटी का भाव नहीं होता, और दूसरों को धमकाने और चालाकी से अपना काम निकलवाने वाला इनका व्यवहार होता है। हमने लास्ट टाइम डीडीज भी डिस्कस किए थे, जैसे ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जो कि एक प्रिकर्सर है कंडक्ट डिसऑर्डर का, जिसमें सिम्टम्स कंडक्ट डिसऑर्डर से थोड़े से कम सिवियर होते हैं। और इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन है, बच्चे का मूड खराब रहता है लेकिन उसके कर्म इतने खराब नहीं होते, वो हरकतें बहुत बुरी नहीं करता। इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर भी एक डीडी है, जिसमें बच्चा इम्पल्स में आकर ऐसी हरकतें करता है। कंडक्ट डिसऑर्डर में सोच समझ के बदला लेने या किसी ऐसी भावना के साथ काम करेगा, तोड़फोड़ मचाएगा, किसी को बुली करेगा। हेट्रेड, नफरत, ऐसी भावनाएं हैं उसकी, इसी वजह से उसके कंडक्ट में फर्क आ रहा है। लेकिन इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में बच्चा कोई भी मोटिव नहीं है उसके पीछे, उसके अंदर एक सोडा की बोतल जैसे खुलती है तो प्रेशर बिल्डअप हुआ, गुस्सा आया, इम्पल्स में उसने कोई चीज कर दी, और उसके बाद वो शायद रिग्रेट भी करे। होम्योपैथिक ओवरव्यू में हमने देखा था कि हम मिस्चिफ को हमने मायाजम के रूप में समझा था कि सोरिक मिस्चिफ क्या है, सिफिलिटिक मिस्चिफ क्या है, और साइकोटिक मिस्चिफ क्या है। तो सोरिक शरारत तो हानि रहित है, बच्चे को केवल मजा आता है, आनंद आता है, हंसमुख बच्चा है, मनमौजी सा बच्चा है। और जैसे किसी का बेल बजाया भाग गया, किसी को क्लास में जैसे बच्चे एरोप्लेन बनाकर उड़ाते हैं, वो किया, टीचर आगे पढ़ा रही है, पीछे से खाना खा लिया, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, केवल बच्चा मनमौजी सा है। साइकोटिक मिस्चिफ का अर्थ है दुराव, छुपाव, छल कपट के साथ, जिसमें तो कहीं ईगो है, अहंकार है, और उस ईगो और अहंकार को सेटिस्फाई या संतुष्ट करने के लिए बच्चा शरारत करता है। जैसे किसी को नीचा दिखाना, स्कीम करना, प्लान करना, प्लॉटिंग करना, बदले की भावना में कोई ऐसी हरकत करना जिसमें जैसे किसी को अड़ंगी दे दी, कोई गिर गया लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी, किसी का मजाक बनाना, किसी को मॉक करना, इमिटेट करना, नकल उतारना। किसी ने किसी उसको चिढ़ाया था, तो उसने, अब वो फिजिकल, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फिजिकली जाके बदला ले, तो वो कटाक्ष करेगा। यहाँ साइकोटिक मिस्chief आती है। शरारत, ये ऐसे बच्चे शरारत करते हैं और पकड़ा शायद कोई और जाता है, तो ये ऐसा कोशिश करते हैं कि किसी और को फंसा सके। देन आती है सिफिलिटिक मिस्chief, यानी कि जिसमें क्रूरता, दुष्टता, द्वेष की भावना और विनाश, यानी कि डिस्ट्रक्टिवनेस आ जाती है, जहां कि आपकी बच्चे की शरारत की वजह से किसी को इंजरी पहुंचे, वहां पर सिफिलिटिक मिस्chief है। किताब पर स्क्रिबल करने तक नहीं, किताब फाड़ दी गई, आंटी का विंडो पेन तोड़ दिया गया जब उन्होंने डांटा, बॉल नहीं दी क्रिकेट की। किसी डॉगी ने कल मुझे डराया था, उन आंटी के डॉगी ने डराया था, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की। किसी से बदला लेने के लिए सीढ़ियों पे तेल गिरा दिया कि वो व्यक्ति गिर ही जाए, इस तरीके से, या किसी को सीढ़ियों से धक्का दे देना। तो ये सब सिफिलिटिक मिस्chief है। देन हमने मेडिसिन डिस्कस की थी, अनाकार्डियम, जो कि काफी थ्रू एंड थ्रू हमें अनाकार्डियम के बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स मिलते हैं।
जो एक प्रीडोमिनेंटली एक सिफिलिटिक रेमेडी है। इसमें बच्चे में सही और गलत, अच्छे बुरे की तो समझने की, पहचान करने की क्षमता नहीं होती। निर्मम बच्चा है, कठोर बच्चा है, जल्दी गाली देना सीख जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, दूसरों की भावनाओं की इसको कोई कदर नहीं होती, जानवरों के प्रति क्रूर होता है बच्चा। छोटे बच्चों में हम पाएंगे कि ईटिंग एमिलोरेट्स एज अनाकार्डियम वी नो, और इन्फेंट्स में जल्दी जल्दी खाना मांगते हैं। और बच्चे की हरकतें, एक अनाकार्डियम हम सब ने ही पढ़ी है, लेकिन संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बच्चे की हरकतें सुनकर आपको ये लगेगा कि ये बड़ा ही शर्मनाक बच्चा है, और इसके अंदर कोई भी भावनाएं नहीं है क्या? ये अनफीलिंग, अनसिंपैथेटिक, क्रूअल, हार्ड हार्टेड, हेट्रेड की भावना भी है इसमें, ये बदला लेने की भावना भी है। तो हमें लगेगा कि ये, इसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है क्या? जो भी इसके साथ बुरा करेगा वह उसके लिए द्वेष और घृणा की भावना रखेगा ये बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन हमने डिस्कस की थी अगैरिकस। अगर समय रहेगा तो मैं रिपीट करूंगी मेडिसिन, लेकिन अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कैनबिस इंडिका हमने की थी, जो सिर्फ केवल इंजॉयमेंट के लिए शरारत करता है, और इसमें मौखिक शरारत ज्यादा इंक्लूडेड है, वर्बल मिस्चिफ है। ये बातें बड़ी बड़ी करता है, इसकी तो फैंटेसीज ही बड़ी बड़ी हैं। ये है, हमेशा रिक्रिएशन डिजायर करता है बच्चा, इसको अभी नए टॉयज चाहिए, ये चाहिए, तो पेरेंट्स थक जाते हैं कि अरे इसकी डिमांड्स ही खत्म नहीं होती। और बातों का बहुत धनी है ये बच्चा, बहुत सी कहानियां बनाएगा, इमेजिनेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, और बातें बनाना जानता है, और हमेशा खुश मिजाज जंपिंग बच्चा आएगा आपके पास। डिल्यूजन के काफी रूब्रिक्स में हमें कैनबिस मिलती है। देन ऑब्वियसली कैमोमिला, सिना, काफी सिमिलर रेमेडीज हैं। नक्स वोमिका, हायोसाइमस। तो हायोसाइमस का मेन है कि ये बच्चा है भोला, भोला बच्चा है, लेकिन ये मजे लेता है। ये किसी को इंसाइट करेगा, प्रैंक्स प्ले करेगा, ऐसी हरकतें करेगा जिससे इसका भी मजाक बने और उससे लोग हंसें, दूसरों को छेड़ेगा, यही है। और ये बच्चा भोला है, इसकी शरारत देख के शायद आपको इस पर गुस्सा नहीं आएगा, आप हंस पड़ेंगे, क्योंकि ये सच भी बोल देगा, टेल्स द प्लेन ट्रूथ बिकॉज ऑफ इट्स, लेकिन ये बेशर्म है। बोविस्ता की तरह बोविस्ता की तरह ट्रूथ टेल्स द प्लेन में नहीं है, लेकिन ये भोलेपन में और बेशर्मी में बोल जाता है कुछ भी। इंटेलिजेंट है, शार्प है, क्विक है, विटी है, जवाब हाजिर जवाब है ये बच्चा। अ, लेकिन इसके अंदर अपनी इम्पल्सिस पर कंट्रोल नहीं है। ये टॉन्ट्स भी मारेगा, टॉन्ट यानी कि कटाक्ष करेगा, मौखिक रूप से अपने आप को डिफेंड करेगा, और विटी बच्चा है, जल्दी से आंसर दे पाएगा। और एक हायोसाइमस की एक सबसे बड़ी बात तो हमें पता ही है कि ये डबल मीनिंग या ल्यूड जोक्स करता है, क्योंकि कहीं ना एक सेक्सुअल एंगल भी है इस रेमेडी में। ये ऐसे जैसे कोई बच्चा नहाकर आया, छोटा बच्चा है, तो अब उसको मजा आता है कि टॉवल में घूम रहा है, सब मुझे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर टॉवल निकाल देगा। तो इस तरीके से हमें बच्चों में ये दिखता है। हैंडलिंग द जेनाइटल्स में हम ऑब्वियसली ये रेमेडी है। प्रिकॉशियस सेक्सुअल बिहेवियर मिलता है, लेसिवियस डबल मीनिंग जोक्स ये बच्चा करेगा, इस तरीके से हमें मिलता है। देन अगली दवा है लैकिसिस। लैकिसिस एक ओफीडिया ग्रुप की रेमेडी है, स्नेक रेमेडी है, और इस वजह से लैकिसिस बहुत सोच समझ के शरारत करेगा बच्चा जब आपके पास आएगा। पेरेंट्स से आप जब नेचर पूछेंगे तो लैकिसिस का बच्चा भोला नहीं है, बहुत शार्प है, बहुत ही समझदार और चालाक बच्चा है, लेकिन वो डरपोक भी है। वो जो भी शरारत करेगा छुप कर करेगा, ये डर्टी ट्रिक्स प्ले करेगा, ऐसी ओछी हरकतें करेगा। विटी है, ये भी दिमाग से काफी इंटेलिजेंट है, दूसरों का मजाक बनाने वाली, दूसरों की नकल उतारने वाली, बट अपने दोस्तों के लिए पॉजेसिव भी है। जेलेसी की तो एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है लैकिसिस, सिबलिंग जेलेसी में भी दी जाती है बच्चों में। और ये बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट हैं कि गलती ये करते हैं, शरारत ये करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे पकड़ा कोई और जाए।
बातें घुमा लेता है ये बच्चा, अपने संगी साथियों के साथ तो बातें घुमा लेता है, पेरेंट्स पकड़े, चाहे पेरेंट्स उसे पकड़ लें, लेकिन बातें घुमाने की कोशिश जरूर करता है। मैलिशियस है, रिवेंजफुल है, इनकी बदले की भावना इसमें भी है, सेंसोरियस है, क्रिटिकल है। लेकिन लैक्सिस की एक बहुत बड़ी ये बात है कि लैक्सिस देखेगा कि कहाँ उसका सिक्का चलेगा, वहां अ, वो देखेगा कि कौन उससे स्ट्रोंगर है मेंटली। मेंटली फिजिकली अगर उससे कोई स्ट्रोंगर है तो उससे लैक्सिस नीचे आकर आराम से बात करेगा। लेकिन तो डोमिनेटिंग लैक्सिस वहां है, सॉफ्ट टुवर्ड्स सुपीरियर्स एंड हार्ड टुवर्ड्स इंफीरियर्स। ऐसा हमें लैक्सिस में देखने को मिलता है, जस्ट लाइक लाइकोपोडियम। डिसीटफुल है, मैनिपुलेटिव है, और सिफिलिटिक लेवल्स में बच्चों में हमें क्लेयरवॉयंस या प्रोफेसी भी देखने को मिलती है। एक और चीज है कि लैक्सिस नक्सवामिका की तरह ही हार बर्दाश्त नहीं कर पाती। लैक्सिस क्योंकि जेलस रेमेडी है, उसे नहीं पसंद आएगा कि कोई और बच्चा फर्स्ट आ गया। नक्सवामिका ऑन दी अदर हैंड कोशिश करेगा कि अरे मेरे नंबर कम आए, मैं अपने आप को इंप्रूव करूं, उसका एम्बिशन इंक्रीज्ड है। लेकिन लैक्सिस को नहीं, लैक्सिस को फेम की पड़ी है। जैसे हम कुछ रूब्रिक्स हैं स्लाइड्स में, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम जेलिसी अगर हम देखें, इसमें लैक्सिस है। मैनिपुलेटिंग बच्चों में लैक्सिस आती है। माइंड एम्बिशन इंक्रीज्ड फेम फॉर लैक्सिस। बोस्टिंग ये बच्चे करते हैं, ये बच्चे आएंगे, वेराटर में भी हो सकता है लैक्सिस लाइको। ये एक साइकोटिक रूब्रिक है, लेकिन केवल दवा को समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। लैक्सिस की बच्ची आकर बोल सकती है मेरे पापा के पास पता है बहुत पैसा है। एक बच्चा आया था कॉन्स्टिपेशन का मेरे पास, काफी ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन थी, बिना त्रिफला चूर्ण और मोविकॉल वगैरह के बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाता था। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही दी थी। लैक्सिस 1M तक गए थे हम, 200 से स्टार्ट की थी मैंने पोटेंसी। उस बच्चे की एक चीज मैंने देखी, फॉपिश जिसको हम बोलते हैं वो तो थी, पसंद था उसको सजना संवरना, उसकी मेकअप की किट, उसके डांस का वीडियो, सब आके मुझसे काफी बातें की उसने। फर्स्ट फर्स्ट कंसल्टेशन में वो सहमी, डरी सहमी थी और कुछ बात नहीं की, पर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन से, नेक्स्ट कंसल्टेशन से आकर खुलकर मुझसे बात कर रही थी। बहुत प्यारी सुंदर सी बच्ची, लेकिन हमेशा मेरे पापा के पास तो बहुत पैसा है, मेरे पापा ने तो, आज मैं न्यू कार में आई हूँ। तो ये सब ऐसी चीजें बच्चे बोलते हैं। माइंड मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर लैक्सिस इज अ स्नेक रेमेडी। इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ये मैथ्स और ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के लिए इनकी एबिलिटी होती है। माइंड आंसरिंग डिक्टेटोरियल, जब आपको बच्चे को ये समझ आ जाए कि आप उससे इंफीरियर हैं, ये डॉक्टर आंटी डॉक्टर अंकल नहीं डांटते हैं, डॉक्टर आंटी डॉक्टर अंकल अच्छे हैं, तो आपसे गुरूर और डिक्टेटोरियल वे में बात कर सकती है। कुछ पेरेंट्स आपको कहेंगे आकर कि मैम घर में तो ये बहुत तंग करता है, बट स्कूल में बहुत प्यारा बच्चा है, क्योंकि बच्चा टीचर्स से और प्रिंसिपल से डरता है। जहां डर है, जहां उसे पता है उसके ऊपर एक अथॉरिटी है, वहां ये बच्चा, क्योंकि स्नेक रेमेडी है, वहां ये बच्चा बिल्कुल सीधा गुड बॉय गुड गर्ल बन के रहेगा। क्लास टॉपर भी बनना चाहता है ये बच्चा, ये चाहेगा कि मैं क्लास टॉपर रहूं और बाकी सब बच्चे मेरी बात सुने। देन कम्स द नेक्स्ट रेमेडी, दैट इज टैरेंटुला। टैरेंटुला का जो बच्चा है, टैरेंटुला में सबसे पहले तो हमें देखने को मिलती है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्टिव बच्चा है, फियरलेस है, और ये बच्चा भी शरारत छुप के करता है, इसका भी अंडर कवर हिडन शरारत रहेगी, लेकिन ये इसमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा है लैकिसिस से। लैकिसिस इतनी इंजरी कॉज नहीं करेगा किसी को जितना टैरेंटुला कर सकता है। यहाँ पर क्रुएलिटी ज्यादा है, कनिंगनेस ज्यादा है, सेल्फिशनेस ज्यादा है, थ्रेटनिंग बिहेवियर यानी कि धमकाने का बिहेवियर ज्यादा है। जैसे दो रूब्रिक्स मैंने स्लाइड्स में लिखे हैं कि टॉक्स, ये सब कंप्लीट रिपर्टरी से हैं। टॉक, टॉकिंग, टॉक्स, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग जहां धमकाना, वहां टैरेंटुला है। कंप्लेनिंग, थ्रेटनिंग एंड, और इसकी जो शरारत होगी वो होगी शारीरिक, यानी कि फिजिकल मिस्चिफ, किसी को मारना, कपड़े फाड़ देना, इस तरीके की मिस्चिफ यानी कि शरारत रहेगी। देन
टैरेंटुला में एक चीज हमें देखने को मिलती है बच्चे के केस में कि स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड है, यानी कि 5 साल का भी बच्चा आएगा, उसकी मम्मी उसके पीछे भागती रहेगी इधर उधर कि मैम ये तो बैठता ही नहीं है, इसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जिसको हम पॉपॉय बेबी भी बोलते हैं। जैसे पॉपॉय एक कार्टून आता था जब हम सब छोटे थे, आई डोंट नो आप लोग कितने ने देखा है, वो पालक खाता था और उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती थी। तो वैसा ही है टैरेंटुला का बच्चा। टैरेंटुला विल विल हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा ताकत होगी इसमें, और अपनी उम्र से ज्यादा वेट उठा लेगा, जैसे अगैरिकस की तरह ही। और डांस करना पसंद है, म्यूजिक चला है बच्चा एकदम, लेकिन मूवमेंट्स बहुत अब्रप्ट रहेंगी, बहुत ऊपर नीचे, कोई रिदम नहीं होगा जैसे लैकिसेस में होता है कि अच्छी रिदमिक मूवमेंट रहती है, लेकिन इसमें अब्रप्टनेस है और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स रहती हैं। ईयरली पीरियोडिसिटी, यानी कि साल साल भर बाद एक बीमारी साल बाद दोबारा रिकर करती है, ऐसा केसेस में टैरेंटुला में काफी देखा जाता है। टैरेंटुला हिस्पैनिका यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इम्पल्सिव है बच्चा, आक्रामक है, और क्लेप्टोमेनिया में ये दवा अच्छी मैंने पाई है कि टैरेंटुला का बच्चा, अगर हमें देखने को मिलता है कि चीजें चुराने की भी हैबिट इसमें होती है। फेनिंग सिकनेस, यानी कि बीमारी में बीमार नहीं है लेकिन स्कूल जाने से बचना चाहता है, तो जिस दिन सुबह स्कूल जाने का टाइम होगा उसी टाइम ही पेट दर्द होगा, और जब मम्मी रूम में होगी तभी पेट दर्द ज्यादा होगा, और तभी मॉर्निंग भी होगी, तभी आ आ और जब डॉक्टर के पास लाए तब, लेकिन जैसे ही डॉक्टर से अपना ध्यान हटा तब ठीक हो गया। तो ये हमें एज एज डॉक्टर्स नोटिस करना है, ऐसा हमें ऑब्जर्व करना है कि बच्चा कैसा बिहेव करता है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बच्चे, क्रेविंग्स भी इनकी अजीब तरीके की होती हैं। पाइका, ऐश, क्ले, क्रेयॉन, मिट्टी खाएगा ये बच्चा। और कुछ बच्चे आपने देखे होंगे ना, अपनी टाई पर हैंकी, कॉलर, शर्ट का कुछ कॉलर लटक रहा है, कॉलर मुंह में होता है, सोच सकते हैं हम टैरेंटुला। सिर्फ इस बेसिस पे टैरेंटुला नहीं देंगे, और चीजों को कंसिडर करके साथ में फिर टैरेंटुला देंगे। और एक छोटे बच्चों में बहुत अच्छा सिम्टम मिलता है, स्टूल बेदिंग एग्रीवेशन हेड, यानी कि जब भी बच्चे के बाल धुलवाएंगे तब उसको स्टूल की अर्जेंसी होगी। ये एक सिम्टम, एक एक अच्छा सिम्टम है, डिफरेंट, सब केसेस में नहीं मिलता, बट टैरेंटुला के केसेस में सिंगल रेमेडी है, कंप्लीट रिपर्टरी में और बोगर में भी। देन आता है मर्कसॉल। मर्कसॉल के बच्चे का एक वर्ड है, एक कीवर्ड है, दैट इज डिफायंस, यानी कि मैं नहीं सुनूंगा, मैं किसी के नीचे दब के नहीं रहूंगा, जो आप बोलेंगे मैं उससे उल्टा करूंगा। तो ये बच्चा जो शरारत करता है वो होता है काफी बोल्ड, बोल्ड मिस्चिफ है, क्योंकि ये डिफायंट है, गुस्सैल है। विड्रॉइंग रेमेडी भी है, हमें लगेगा विड्रॉइंग रेमेडी भी है, लेकिन बोल्ड है, डरता नहीं है बच्चा किसी से। ये ऐसी हरकतें करेगा जो आपको लगेगा यार इस बच्चे को डर नहीं लगता। और इसे कॉन्ट्रडिक्शन भी पसंद नहीं है, यानी कि इसकी बात को कोई उल्टा करे। पेरेंट्स ने बोला नॉर्थ जाना है बेटा, ये नहीं करना, ऐसे कैसे, यही करना है, जो आपने बोला उससे उल्टा ही करेगा। बच्चा किसी की भी बात नहीं सुनता है, बच्चा अपनी मर्जी की करता है, पेरेंट्स या बड़े लोग जो बोलेंगे उसका उल्टा ही करता है, और आपको मार सकता है, आपको ये इस तरीके से, मतलब हो सकता है कि इस तरीके से स्ट्राइक कर सकता है, आपको टीज कर सकता है, काट सकता है, इवन स्पिट कर सकता है अगर आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। और ये इम्पल्स है, ये इम्पल्सिव रिएक्शन है बच्चे का। किसी भी नए ग्रुप में अगर बच्चा जाएगा तो वो बड़े, जो उससे पहले के, अगर कोई ग्रुप में कोई ओल्ड लीडर्स हैं उस ग्रुप के, तो नहीं सुनेगा, रिवोल्टिंग है, क्योंकि रेमेडी रिवोल्टिंग है, और खुद चाहेगा कि उसमें लीडरशिप प्रॉपर्टीज हो, लीडरशिप प्रॉपर्टीज क्योंकि हैं, तो वो खुद चाहेगा कि वो लीडर बने, मेरी बात सुनो। ये बच्चा इंटेलिजेंट है, हमें ये समझना है कि ये जैसा भी है ये इंटेलिजेंट है। कम पढ़ेगा, पढ़ता नहीं है मैम, पार्क भाग जाता है एग्जाम्स में, लेकिन नंबर अच्छे आ रहे हैं, प्रिकॉशियस भी है,
इमोशंस भी इस बच्चे में प्रिकॉसिटी है, तो ये बच्चा एडल्ट लाइक इमोशंस हो सकते हैं इसमें, अपनी उम्र से बड़ी हरकतें कर सकता है। इंटेलिजेंट है, नंबर अच्छे लाएगा, मैथ्स में अच्छा है, सब बढ़िया है, सुनता नहीं है मैम। पेरेंट्स एक ही चीज कहेंगे, हमारी नहीं सुनता। इसके अंदर बहुत अंदर से इंटरनल हरिडनेस है। तो हरिड स्पीच, हरिड वॉकिंग टॉकिंग मिल सकती है, लेकिन आंसरिंग स्लोली, सो स्लोनेस ऑफ एक्शन भी है, इंटरनल हरिडनेस है विद स्लोनेस ऑफ एक्शन। नॉन डिलीजेंट बच्चा है, मेहनत मेहनत नहीं करेगा, लेकिन नंबर आ जाएंगे, वहां हमें देखना है। क्योंकि जनरली पेरेंट्स को नंबर चाहिए होते हैं, तो हमें पूछना चाहिए बच्चा स्कूल में कैसा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सब स्कूल गोइंग बच्चों के लिए टीचर क्या कहती है, आप आजकल तो टीचर्स बच्चों के बिहेवियर पे काफी बड़ा ग्रंथ लिखकर भेजते हैं, रिपोर्ट कार्ड काफी डिटेल्ड आती है। इसीलिए हम अगर कोशिश करें कि अगर आप बच्चों की केस टेकिंग कर रहे हैं तो पूछ लीजिए स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस के साथ साथ फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछिए बच्चों से, टीचर बच्चे के बारे में क्या कहती है, स्कूल में और घर में क्या बिहेवियर सेम है या अलग है, ऐसा सब हमें पूछना चाहिए। ये बच्चा, मर्कसॉल का बच्चा, एक और चीज ध्यान आ रही है कि ये बच्चा सॉरी नहीं बोलता जल्दी से, गलती नहीं मानेगा अपनी, क्योंकि डिफाई करना है। इंट्रोवर्टेड है, विदड्रॉइंग है, लेकिन और साथ साथ में गलती नहीं मानता बहुत जल्दी, मेरी तो गलती है ही नहीं, मेरी कोई। ये बच्चा, एक तो बच्चा एंग्री मर्क्यूरियस आ सकता है आपके पास, और एक नर्वस शर्मीला और घबराया हुआ बच्चा आ सकता है आपके पास। मैं दवाओं के फिजिकल जनरल ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो हम सब हमेशा अपनी होम्योपैथी की जर्नी में पढ़ते ही आए हैं सालों से। लेकिन जनरल मर्क्सॉल एक सिफिलिटिक रेमेडी हम जानते हैं, इसकी एग्रीवेशन, नाइट एग्रीवेशन है, सनसेट टू सनराइज की। ये दवा बोथ हीट एंड कोल्ड से एग्रीवेट होती है, ज्यादा एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ टेम्परेचर्स, क्योंकि मर्क्यूरी है किसी भी टेम्परेचर में बहुत सेंसिटिव है। तो बोथ हीट एंड कोल्ड, ज्यादा गर्मी ज्यादा से, दोनों से ही एग्रीवेट होता है। लाइंग ऑन राइट साइड, बच्चा या कोई भी व्यक्ति मर्क्सॉल जिसमें इंडिकेटेड है, राइट साइड नहीं ले पाता, उससे प्रॉब्लम है। गर्नसे ने एक और चीज कही है मर्क्यूरियस के बारे में कि डर्टी नोज्ड चिल्ड्रन, क्योंकि नेजल डिस्चार्ज, क्योंकि ऑफेंसिवनेस है, एक्रिडिटी है। ऑफेंसिवनेस तो खैर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिम्टम भी है, लेकिन एक्रिडिटी है। नेजल सिक्रीशंस क्योंकि एग्रेटिव है, एक्रिड है, यानी कि तंग करने वाले और बर्निंग सेंसेशन के साथ और जलाने वाले इस तरीके से हैं, तो बच्चे की नाक हमेशा हमें इन्फ्लेम मिलेगी, डर्टी मिलेगी। इस मर्क्सॉल में ऑब्वियसली प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन एंड सलाइवेशन, दोनों ही, सलाइवा ज्यादा, ड्राई टंग नहीं मिलेगी कभी भी मर्क्यूरियस में। रूल आउट हो सकती है, एक रूल आउट पॉइंट है मर्क्यूरियस का, अगर आपको थर्स्ट कम मिलती है, पर्सपिरेशन कम मिलती है और ड्राई कम टंग मिलती है। ये था मर्क्यूरियस। अगली दवा है ट्यूबोक्लाइनम। ट्यूबोक्लाइनम की बहुत, ट्यूबोक्लाइनम और मर्क्यूरियस बच्चे बहुत सिमिलर ही मिलते हैं क्लिनिक में। डिफरेंशिएट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है, ट्यूबोकुलाइनम और मर्क्यूरियस दोनों ही बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते, डिफायंट हैं, चेंज डिजायर फॉर, ये सब हमें पता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक मैटर ये है कि ट्यूबरकुलाइनम का बच्चा अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जब आपको पेरेंट्स आकर बोले मैम हमें बहुत प्रॉब्लम, ये हमारी बिल्कुल नहीं सुनता। रूब्रिक है माइंड कॉन्ट्ररी पेरेंट्स विद, माता पिता के साथ बच्चे का तालमेल ठीक नहीं है। माइंड अब्यूजिव चिल्ड्रन, पेरेंट्स चिल्ड्रन इंसल्टिंग, पेरेंट्स को इंसल्ट करेगा ये बच्चा ज्यादा। इसमें मर्क्यूरियस भी है, लेकिन ट्यूबोक्लाइनम फर्स्ट ग्रेड में है। ब्रेक्स, ये दोनों जो येलो में रूब्रिक्स हैं वो कंप्लीट रिपर्टरी के हैं। ब्रेक्स थिंग, डिजायर टू, पोजेशन, पेरेंट्स मोस्ट प्राइज्ड, पेरेंट्स की मोस्ट प्राइज पोजेशन, कोई एक चीज मम्मी को सबसे ज्यादा पसंद है घर में, वही तोड़ेगा ये बच्चा। यहाँ है डिसोबीडियंस पेरेंट्स के लिए। तो
इसके पीछे की हमें भावना समझनी है। हमेशा ट्यूबरकुलोसिस के पेरेंट्स आके आपको नहीं कहेंगे कि बच्चा मेरी कीमती चीज तोड़ देता है, लेकिन उसके पीछे का अर्थ समझना है, भावना समझनी है। सेल्फ कंट्रोल, लॉस ऑफ पेरेंट्स विद। बाहर तो बच्चा ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का बच्चा बाहर शायद इतना ना करे, पर पेरेंट्स के साथ हमें एक तालमेल की कमी दिखेगी कि मर्कसॉल का बच्चा हर जगह ही डिफाइंड है, बाहर भी लड़के आएगा, पिट के नहीं आएगा, मार के आएगा सब। और एक इंपॉर्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की बात है, डिजायर्स चेंज, वांट्स टू गो आउट, डिजायर टू वैंडर, वंडर। बच्चे को चाहिए बदलाव। जल्दी एक टॉय से बोर हो जाने वाला बच्चा, हमेशा करने को कोई न्यूज चीज चाहिए। मम्मा आई एम बोर्ड, मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ अब, बाहर घूमने चलो, बाइक पे बिठा के लेके चलो, दादू चलो बाइक पे बिठा के लेके चलो, क्योंकि चाहिए एयर और स्पीड बच्चे को। माता पिता की तरफ हमेशा आक्रोश की भावना रहेगी, उनकी बात नहीं मानेगा। और पेरेंट्स को बहुत सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बच्चा आएगा होता है, या दीवार में पटकता है, अपने बाल नोच सकता है। तो एंगर दूसरों पर भी उतारेगा। इसमें भी है कि करेजियस है, बोल्ड है, ठीक है, बाइटिंग, स्वेरिंग, ये सब है ट्यूबरकुलोसिस में। डिसोबीडियंस और ये सब रूब्रिक्स हमें सिफिलिटिक मिलेंगे, लेकिन ये खुद को भी, पेरेंट्स को ब्लैकमेल करने के लिए खुद को भी तंग कर सकता है। अपना सर जमीन पे मार रहा है, मुझे लेकर दो ये। खेल में अपने आप को चोट लगवाकर भी बच्चे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिना किसी कारण किसी पर भी कोई चीज उठाकर पटकेगा, तो स्ट्राइकिंग ट्यूबरकुलोसिस में भी मिलती है। ये भी बच्चे जल्दी अशब्द अपशब्द भाषा, डिजायर टू यूज फाउल लैंग्वेज, कर्सिंग, स्वेरिंग, ये हमें मिलती है। एक और चीज है, ये बच्चा ह्यूमंस के लिए हमें जितना भी मिले कि ये तो बहुत शेर है, अरे ये तो मार देता है, ऐसा है, बट ये एनिमल्स के साथ उतना ही डरता है। डॉग से, फरी एनिमल्स से, जो भी बालों वाले कुत्ते हैं ना, क्यूट क्यूट, इनसे उन्हें डर लगता है। इन बच्चों को ये ऐसी गेम्स पसंद है जिसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो, स्पीड इन्वॉल्व हो। इनको पसंद है कि अ, तेज वाली स्लाइड पे चढ़ेंगे, रोलर कोस्टर में जाना है, ऊपर जाना है, रिस्की चीजों में। दैट इज मर्क्यूरियस। हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स, ऐसी ये हमें देखने को मिलता है। ये बच्चे फिजिकली दुबले पतले बच्चे होंगे, लेकिन डाइट अच्छी होगी, तो वो इमेसिएशन है, फेलियर टू थ्राइव है, डाइट इज गुड, एपेटाइट इज गुड, बट स्टिल डजंट पुट ऑन वेट। एक और चीज है कि मर्क्यूरी जो है वो हमें जनरल डिफाइंड मिलता है, और ये मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस बट अपने पेरेंट्स के प्रति ज्यादा डिफाइंड होता है। बंजी जंपिंग, अम्यूजमेंट पार्क्स, डेंजरस राइड्स, ऐसा सब ये बच्चे को करना है। इस बच्चे को फिजिकली मिल्क डिजायर है, और ठंडी ड्रिंक्स की डिजायर हमें मिलती है। फिजिक हम मैं ऐसा समझती हूँ कि एंट्री हमेशा मेंटल रूब्रिक से, सिफिलिटिक रूब्रिक से लेनी चाहिए, और फिजिकल्स जो है हमें रूल आउट करने के लिए और दवा कंफर्म करने के लिए यूज करनी चाहिए। मतलब डिजायर फॉर मिल्क का रूब्रिक नहीं जनरल रिपर्टरी में उठाना चाहिए, ऐसा हमने जो मैंने सीखा है इतने साल। रूल आउट हम ट्यूबरकुलोसिस को कर सकते हैं यदि बच्चा एक जगह बैठा है, अपने टॉयज चेंज नहीं करता, बच्चा डल बच्चा है, और पेरेंट्स को बच्चे से कोई ज्यादा शिकायत नहीं है, पेरेंट्स को बच्चा संभालने में यदि कोई तकलीफ नहीं है, तो ट्यूबरकुलोसिस हम पूरी हद तक, काफी हद तक रूल आउट कर सकते हैं। फिर आता है मीडोराइन। मीडोराइनम के बच्चे हमारे पास फिजिकल तकलीफों के साथ साथ तो व्यवहारिक समस्याओं के लिए भी आते हैं। मीडोराइनम का बच्चा वायलेंट टेम्पर टैंट्रम्स से काफी पीड़ित हमें मिलता है। वायलेंट टेम्पर टैंट्रम्स, गुस्सा आया, अब गुस्से में तोड़ फोड़, रोना, चिल्लाना, जैसे ही गुस्सा आया, टेम्पर हुआ, टैंट्रम शुरू। इस बच्चे में दोनों चीजें हैं, सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, और इंडिफरेंस भी है। मीडोराइनम की फिजिकल क्रेविंग्स जो स्वीट्स के लिए भी है, स्पाइसी के लिए भी है, सॉल्टी भी है, सब पसंद है इसे। वैसे ही इसका मेंटल नेचर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बच्चे जनरली डांट फटकार
के लिए सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू रेप्रिमांड्स, क्रिटिसिज्म, रिप्रोचेस एंड रूडनेस। इसीलिए हम ये देखेंगे कि स्कूल जाने से पहले कि बच्चा अपना होमवर्क पूरा जरूर करके जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट तक करेगा, क्योंकि नॉन डिलीजेंट है, मेहनती नहीं है। इग्नेशिया का बच्चा, नक्सवामी का बच्चा, ये डिलीजेंट बच्चे हैं। ये स्कूल से आके कुछ देर में अपना होमवर्क कंप्लीट करने का पूरा करते हैं। मीडोराइनम ऐसा नहीं करेगा, मीडोराइनम शरा इधर उधर भागेगा, लेकिन रात को या सुबह, मम्मा होमवर्क पेंडिंग है, मैम ने कुछ कह दिया तो मुझे तो पसंद नहीं है। मैं वहां सेंसिटिविटी है, कोई क्रिटिसाइज ना कर दे, कोई डांट ना दे, बिन होमवर्क के स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, गलतियां भी करेगा काम में, क्योंकि हरिड नेचर है। तो मेक्स माइंड मिस्टेक्स मेकिंग होमवर्क इन चिल्ड्रन, लेकिन उसका भी कारण है हरिडनेस की वजह से, माइंड हरी चिल्ड्रन इन माइंड वीक कैरेक्टर। वीक कैरेक्टर मतलब ये बच्चे हमें काफी सेक्सुअल प्रिकॉसिटी के साथ मिलते हैं। ये बच्चे गलत तरीके की हरकतें करते हुए पाए जाते हैं स्कूल एज से ही, जल्दी गोइंग इनटू sexual activities way younger than what they are supposed to be in। और सिफिलिटिक स्टेट्स में मीडोराइनम में हमें क्लेयरवॉयंस देखने को मिलती है, यानी कि इनको आभास हो जाता है आगे होने वाली चीजों का, और ये कहीं कहीं सही भी बता देते हैं। मीडोराइनम का बच्चा काफी झूठ बोलता है, इसके अंदर भी काफी डिस्ट्रक्टिवनेस है, स्ट्राइकिंग, बाइटिंग, कर्सिंग, स्वेरिंग, ये सब है। और एक और अच्छा सिम्टम है कि ये दिन भर तो बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, लेकिन एक्सिलरेटेड एट नाइट, एकदम एक्सिलरेटेड नाइट, खुश मिलता है रात को। रात को आ, नीचे इस पोजीशन पे सोएगा और रात को अच्छे से रहेगा, रात को खुश रहेगा, दिन भर चिड़चिड़ा रहेगा। ये बच्चे भी फेलियर टू थ्राइव होता है इनमें, यानी कि ये जल्दी से वेट पुट ऑन नहीं करेंगे। इनकी स्किन का भी हमें कलर फिजिकली अनहेल्दी सा एक वाइट कलर मिलेगा। एपिटाइट अच्छी नहीं है, मालन्यूट्रिशन, नेल बाइटिंग, ये सब देखने को मिलता है। एक रूब्रिक है माइंड इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन क्रॉस ऑल डे, गुड ऑल नाइट, लाइको मीडोराइनम। डरपोक बच्चा है, अंधेरेपन का, अकेलेपन का, इंजेक्शन का इन बच्चों को डर रहता है। हरिड है, ये भी हरी है, टाइम पास स्लू स्टोरी में हमें मिलता है। मेहनती है और जिम्मेदार बच्चा है, तो मीडो हम नहीं मान सकते। मेहनती और जिम्मेदार बच्चा नहीं होता मीडोराइनम का ज्यादा से ज्यादा। और चेंजिंग डिजायर फॉर फूड, कभी ये पसंद है, कभी ये पसंद है, कभी कुछ पसंद है, कभी कुछ पसंद है। स्लीप्स इन नी चेस्ट पोजीशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आती है दवा हेपारसल्फ। हेपारसल्फ भी हमें किल डिजायर टू रूब्रिक्स में मिलती है, और एक एंग्री और बिल्कुल चिली कैलकेरिया है। हेपारसल्फ में हमें मिलती है ओवर सेंसिटिवनेस। ओवर सेंसिटिवनेस मेंटली और फिजिकली। मेंटली हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम हेपारसल्फ को बहुत परेशान कर देगी। हेपारसल्फ जब बीमार है तो उससे गुस्सैल कोई दवा नहीं है, इतनी झगड़ालू दवा है। इसके भी हल छोटी छोटी बात पे हेपारसल्फ को गुस्सा आता है। हेपारसल्फ को हल्की सी भी डिस्टरबेंस से इतनी इरिटेबिलिटी होगी, और फिजिकली ही ये ओवर सेंसिटिवनेस मिलती है। जरा सी खिड़की खुली, अगर हेपारसल्फ को बुखार है या दर्द है, एक्सट्रीम एक तो सेंसिटिवनेस है टू पेन, टू टच, टू कोल्ड एयर। हल्की सी हवा चली, ड्राफ्ट ऑफ एयर आया, बंद करो खिड़की। फिर ये बच्चे हमें क्यूट से गोलू मोलू बच्चे जो ज्यादा एक्टिव नहीं होते उस तरीके के मिलते हैं। ये ज्यादा अग्रेसिव, हाइपर एक्टिविटी इनमें कम ही देखने को मिलती है हेपारसल्फ के। एंड ये स्लो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जिनका मसल ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल नहीं है, लैक्स मसल फाइबर है, लाइट हेयर हमें मिल सकते हैं, स्लगिश हैं, वीक मसल्स हैं। काफी झगड़ालू बच्चे मिलते हैं ये, क्वारलसम है ये, किसी से जल्दी इनकी बनती नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर है।
और इनमें केंट ने ऐसा कहा है कि to have an impulse to set things on fire, impulse to do violence and to destroy. The patient is quarrelsome, hard to get along with, यानी कि किसी से इनकी जल्दी नहीं बनती, डिसकंटेंटेड है ये जल्दी से खुश नहीं होते, ये जल्दी से ये बच्चे वायलेंट हो जाते हैं और तंग करते हैं, इरिटेबल हैं, डिससेटिस्फाइड हैं खुद से भी, हर चीज से। मैं बीमार हूं, मैं मतलब जो बीमारी में बच्चे बहुत तंग करते हैं पेरेंट्स को, हेपार्सल हो सकते हैं। साथ में हम फिजिकल सिम्टम्स मैच करेंगे। अवर्जन टू प्लेइंग, अवर्जन टू अम्यूजमेंट, इनको खिलाना, इनको इनके साथ हंस खेल के बातें करेंगे, इन्हें वो पसंद नहीं है। इनको नहीं पसंद है कि ये लोग बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेले, विड्रॉइंग नेचर है, अलग खेलेंगे। इम्पोलाइट बच्चे हैं, बदतमीज हैं। पर्सपिरेशन काफी ज्यादा है, लेकिन तब भी चिली है। पसीना आ रहा होगा लेकिन ये बच्चा ब्लैंकेट जनरली हटाएगा नहीं। ये बच्चे, अवर्जन टू अम्यूजमेंट है, चाइल्ड डज नॉट लाफ। फिजिकली कोल्ड हेड, कोल्ड स्वेट होगा हेड पे। इनकी पर्सपिरेशन से खट्टी स्मेल आएगी, वो हम जानते हैं। स्टूल से भी ऐसी स्मेल आती है, सार ओडर, जो हमें पता है, खटास की एक। और इस बच्चे से, छोटे बच्चे से जितना भी उसको नहला लो, उसकी बॉडी से एक पिक्यूलियर सारनेस का ओडर है। और सप्यूरेशन की टेंडेंसी है बच्चे में, जब डिजीजेस ऐसी आती हैं। प्रोफ्यूज इजी पर्सपिरेशन, स्पेशली अबाउट द चेस्ट, छाती पर, गर्दन पर, सर पर काफी ज्यादा पसीना आएगा। और बच्चे को खट्टा, ऐसा ही जैसा जैसी स्मेल है वैसे ही खट्टा खाने का बहुत मन करता है। सार और स्ट्रॉन्ग चीजों की बहुत डिजायर होगी। ये एक एंग्री और चिली कैलकेरिया है, कि कैलकेरिया का आपकी तरह ही हेपार सेल्फ का बच्चा बहुत सेंसिटिव है, फुल ऑफ केयर्स और वरीज है। बट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है वायलेंट एंगर। अकेला बैठा बैठा खेल रहा है, मम्मी को ज्यादा तंग भी नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर डिस्टर्ब किया तो अपना गुस्सा आएगा और फिर हिटिंग और किकिंग वहां आएगी बच्चे की। अगर बच्चे में एंगर एब्सेंट है तो हम रूल आउट कर सकते हैं। गुस्सा होना बहुत जरूरी है, और तेज पसीना, काफी पसीना आना भी हेपार सेल्फ में इंपॉर्टेंट है। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो था, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो थोड़ी बंद की है, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। आई विल रीस्टार्ट माय वीडियो। अगली दवा है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है बूफो। बूफो भी शरारती है, लेकिन बूफो एक अलग तरह की दवा है। इन शॉर्ट मैंने लिखा है, बराइटा और हायोसाइमस इज बूफो। बूफो में भी सेक्सुअल कंट्रोल लॉस्ट है। बच्चा हैंडलिंग जेनाइटल्स एक्सपोज करेगा, अपने आप को हैंडल करेगा। लेकिन बराइटा की तरह ही इस ये मेंटली रिटार्डेशन, तो अच्छा शब्द नहीं है यूज करने के लिए, लेकिन किताबों में हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि मेंटली स्मार्ट नहीं है बच्चा, इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलेक्ट लो है बूफो का। बूफो के बच्चे को अवेयरनेस ही नहीं है, और शेमलेस है, और अपने सेक्सुअल पार्ट्स एक्सपोज कर देगा, हैंडल और जेनाइटल्स को हैंडल करेगा। बूफो हम दे सकते हैं ऐसे बच्चों में जिनमें हिस्ट्री ऑफ कन्वल्जन्स हो। इस बच्चे के फेस पे जनरली कोई एक्सप्रेशंस नहीं रहते हैं, जॉय, ग्रीफ, एंगर, ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं होंगे। मेंटली डल मिलेगा, इडियोटिक मिलेगा। बच्चा मिस्टीरियस है, हायोसाइमस की तरह, इंसाइटिंग अदर्स, बाइटिंग, थ्रोइंग। जब डांटोगे तो हंस पड़ेगा, लेकिन फेस पर एक काफी डम्ब लुक होगी, जिसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, बराइटा की तरह। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बराइटा और हायोसाइमस का दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमें बूफो में मिलता है। थिक लिप्स, ओपन माउथ, और फेस पे एक स्टूपिड सी अपीयरेंस।
विड्रॉइंग बच्चा है, ज्यादा आप स्ट्रेंजर से बात करना पसंद नहीं करता, एग्जामिन करना पसंद नहीं करता। ये बच्चे को चाहिए सॉलिट्यूड, ज्यादा लोग पसंद नहीं है, लेकिन अकेलेपन में डरता भी है। तो एलन ने लिखा है कि डिजायर सॉलिट्यूड एंड येट इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन एंड डाइंग फोरसेकन। ये बच्चा मैस्टरबेशन प्रैक्टिस करने के लिए सॉलिट्यूड भी ढूंढता है, क्योंकि लैक नहीं है कंट्रोल ओवर द जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है बच्चे पे, और लो माइंडेडनेस है काफी। डेवलपमेंटल डिलेज के केस में हम दे सकते हैं बूफो। बाइटिंग, हाउलिंग, इस तरीके में बूफो हमें मिलती है। फियर ऑफ एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स, मॉरल डिप्राविटी, वांट ऑफ मॉरल फीलिंग। सही गलत की पहचान ही नहीं है बच्चे को, क्योंकि वो इंटेलेक्ट ही नहीं है बच्चे के पास। लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स, इसमें भी डिसीटफुलनेस, डिस्ट्रक्टिवनेस, टीयरिंग थिंग्स, ऐसा हमें मिलता है। एग्रीवेशन फ्रॉम नॉइज एंड म्यूजिक, सॉरी। नेक्स्ट दवा है वेराट्रम एल्बम। ये दवा भी ट्रिमेंडस रेस्टलेसनेस मिलेगी हमें इस बच्चे में, और इस दवा में एक्चुअली एक्सेसिव मेंटल डेवलपमेंट है और प्रिकॉसिटी है। तो इससे अपनी उम्र से बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, बड़ों जैसी समझ रखता है। इसका मस्तिष्क क्योंकि बहुत स्टिमुलेटेड रहता है बच्चे का, इसीलिए बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। इसकी वजह से तीन तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं हमें। सेंसलेस रेपिटेटिव बिहेवियर्स मिल सकते हैं, काट रहा है पेपर, पेपर काट रहा है, स्टैकिंग कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है चीजें, ये कर रहा है, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है। टिक के नहीं बैठ पाता, हमेशा कूदता चलता फिरता रहता है, स्थिर नहीं है, स्थिरता नहीं है। डिसोबीडियंट ये भी है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स इसमें भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें मिलेगी वो है बोस्टिंग, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर अपनी अपनी बड़ाई करना, ये मिलेगा। माइंड डिल्यूजन्स, प्रिंस ही इज, किंग नहीं है, प्रिंस है। पापा की जैसे परी बोलते हैं पैलेडियम को, ऐसा ही वेराट्रम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इतनी, प्रिंस है, सब कुछ करा कराया काम मिल रहा है, मैं तो प्रिंस ही इज, यहाँ फर्क है। और इसी ट्रेमेंडस अंदरूनी रेस्टलेसनेस जो ऐसे एक्सप्रेस होती है, इसी वजह से हमें डिसोबीडियंस मिलती है और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स मिलती है। बोस्टिंग मिलेगी, माइंड बोस्टर, रिच विशेस टू बी कंसिडर्ड एज। तो ये बच्चे भी, जैसे मैंने लैक्टोसिस के केस में डिस्कस किया था कि मेरे पापा ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, तो ये बच्चे भी हम सोच सकते हैं। डिपेंड करता है फिजिकल जनरल मैच करें, वहां लैक्टोसिस के साथ मैच कर रहे थे, इसीलिए मैंने लैक्टोसिस दिया था कॉन्स्टिपेशन के केस में, और इट वर्कड वंडरफुली। ये बच्चा डींगे हाँकने वाला बच्चा है, घमंडी है, मेरे पास ये है, मेरे पापा मेरे लिए ये लाए, मेरी मम्मी बाहर से गई थी, मेरी नानी ने ना देखो मेरे लिए ये भिजवाया, ऐसे। शहजादा है क्योंकि, बदतमीज है, क्रिटिकल है, सेंसोरियस है, फॉल्ट फाइंडिंग है। पेरेंट्स के लिए भी फॉल्ट फाइंडिंग है, आपने देखो ऐसे किया है, झूठ बोलता है, ये रूल आउट पॉइंट है। विराट्रम एल्बम विल लाई, स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी का नाटक करेगा, डॉक्टर के सामने ऐसे जताएगा कि बहुत बीमार है। और feigns illness to get sympathy, yes. Liars, cheats, misleads to reach his goal. नॉन कंसाइंशियस है, नॉन डिलीजेंट है। और एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ सोशल पोजीशन, सोसाइटी में इसकी जो एक पहचान है या इसकी जो रुतबा है, अगर वो नीचे आ गया तो इसको बहुत बच्चे को प्रॉब्लम है। अब हम कुछ क्रॉस रेफरेंसेस देखेंगे जो हम मिस्चीवियस बच्चों के केस में यूज कर सकते हैं, जो मिस्चीवियस रूब्रिक से सिमिलर हैं, जैसे टीजिंग, यानी कि किसी को प्रोवोक करना, इरिटेट करना, तंग करना, किसी को का मजाक उड़ाना, किसी को बार बार, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं पंगे लेना, तो वो टीजिंग है। फिर एक आता है इंसाइटिंग अदर्स, जिसमें हायोसाइमस काफी मेन दवा है, यानी कि सिर्फ किसी को उकसाना, उकसाया और फिर रिएक्शन देखा, वहां है। डिक्टेटोरियल पेशेंट वो है जो दबाना चाहता है, ये सिर्फ उकसाएगा और करो जो करना है, मैं मजे करूंगा, मजे देखूंगा, तो यहाँ है।
बच्चा कोई ऐसी चीज बोलता है जिससे माँ को गुस्सा आए जान के। देन डिसीटफुल, डिसीटफुल एक रूब्रिक है, यानी कि धोखाधड़ी, झूठ बोलना, किसी को, किसी के मन में कोई गलत भावना या गलत आइडिया पैदा करना, अपना कोई उल्लू सीधा करने के लिए फ्रॉड करना किसी के साथ। डिस्ट्रक्टिवनेस, ये तो एक प्योरली सिफिलिटिक रूब्रिक है, एक्ट ऑफ। डॉक्टर एक्ट ऑफ, आरुषि, या हाँ, हमारे लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं। yes, yes, तो I'm just हाँ जी। concluding. I ओके। just have the rubrics, these rubrics to discuss. These are short rubrics. यस। डिस्ट्रक्टिवनेस, एक्ट ऑफ रूइनिंग, टीयरिंग अप, ब्रेकिंग अप। बच्चा अगर तोड़ता है, उसको ये फेंक के तोड़ना है, तो वो डिस्ट्रक्टिवनेस है, इंक्विजिटिवनेस नहीं है। वहां हम ले सकते हैं डिस्ट्रक्टिवनेस। चिल्ड्रन इन भी एक रूब्रिक है, बट मैंने यहाँ पे मेन रूब्रिक बताया है। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ भी हम एक रूब्रिक ले सकते हैं, ये भी सिफिलिटिक रूब्रिक है। बच्चे के प्रिंसिपल्स अच्छे नहीं है, यानी कि उसका कैरेक्टर खराब है, उसको नहीं पता, उसको ये पता ही नहीं है कि सही और गलत की पहचान क्या है, बार बार गलत हरकतें कर रहा है। बोल, मम्मी ने बताया है बेटा लड़की को ऐसे नहीं हाथ लगाते हैं, फिर कर रहा है। बेटा ये चोरी ऐसे नहीं करते, आंटी का नुकसान नहीं करके आते। वो मॉरल, वो है ही नहीं मॉरल्स, क्योंकि अप्रोच ही गलत है बच्चे की। डिसोबीडियंस, फेलियर और रिफ्यूजल टू ओबे। देन मेलिशियस, यानी कि किसी के लिए अंदर एनिमिटी, यानी कि द्वेष की भावना, रिजेंटमेंट होना, ये मेलिशियस है। A person who is generally in habit of making plans to harm others, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान बनाएगा ये बच्चा, विद किसी को नुकसान के लिए, कि किसी की ये गलत, ये है मैलिस। विकेड सिमिलर है हार्ड हार्टेड, जहां हमें लगे कि बच्चे में कोई सिंपथी नहीं है, क्या इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है अगर बच्चे में है। जैसे हमने अनाकार्डियम में मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था, हार्ड हार्टेड, सिंपथी नहीं है दूसरों के लिए, उसको दर्द फील नहीं होता। बच्चे जब केस टेकिंग बच्चे की करें, कोई भी एज हो, बहुत छोटा बच्चा हो तब नहीं, बट अगर बिल्कुल टॉडलर एज भी है तब भी पूछें कि मम्मा को अगर बुखार है, क्या बच्चा फील कर पाता है। कई बच्चे पानी लाके देंगे, जहां मेडिसिन पड़ी होती है लेके देंगे, कुछ बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसुलेंस, इंसुलेंस यानी कि बदतमीजी, ये बदतमीजी ना केवल घर में होगी, आपके साथ भी हो सकती है। क्लिनिक में बच्चों, अगर बच्चे को शरारत कर रहे हैं, एक बार पेरेंट्स की परमिशन लेके बच्चे को डांट के जरूर देखिए कि बच्चे का रिएक्शन आपके साथ कैसा आता है। बच्चा झेप जाता है या आपको एकदम जवाब देगा। इंसोलेंस वहां हमें देखने को मिलेगी। इल मैनर्ड है इवन टू हिज एल्डर्स। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन, ये लास्ट रूब्रिक था। थैंक यू। आई या होप मैंने डॉक्टर अपने आरुषि, आपने टॉपिक के साथ। काफी थेरेप्यूटिक्स बताए मिस्चीवियस चिल्ड्रन के। आई गेस इसमें आप जैसे आप एप्लीकेटिव अगर हम इस पे देखें तो एडीएचडी और ऑटिज्म के सिम्टम्स काफी इन ये जो आपने रूब्रिक्स बताए उसमें काफी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आई गेस आप एग्री करते होंगे जी, इस चीज से। जी, जी। और भी और कौन कंडक्ट सी डिसऑर्डर के भी, डिजीज? कंडक्ट डिसऑर्डर के भी, हाँ जी। मिस्चिफ, यस बिल्कुल। देखिए शरारत हमें बहुत सारी डिजीजेस में मिल सकती है। हाँ जी। एडीएचडी का भी बच्चा हो सकता है, ऑटिज्म का भी हो सकता है, थ्रू एंड थ्रू कंडक्ट डिसऑर्डर तो है ही, दैट इज द हाँ मोस्ट जी। सिफिलिटिक फॉर्म ऑफ मिस्चिफ भी नहीं, वो तो हम्म। कंडक्ट ही बच्चे की खराब हो गई। हाँ जी। तो वहां ये सब मिल सकते हैं। एंट्री हमें केस में हम कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन सिफिलिस पे हम प्रिस्क्राइब करें, जो डिजीज है उसको पकड़े ओके। मेंटली और फिजिकली लेवल पे, तो हम पक्का अपनी पेशेंट्स के साथ और जस्टिस कौन करें। से डिसऑर्डर्स में आप ये रूब्रिक्स लेते हैं? क्लिनिकल कौन से केसेस में आप लेते हैं? इस पे थोड़ा सा और एक दो हम डिजीज जानना चाहेंगे। डिजीजेस मैम, एज सच डिजीजेस मैं नहीं कह सकती कि किस डिजीज में। मैंने ये रूब्रिक्स कॉन्स्टिपेशन के केसेस में भी लिए हैं, ओके। बच्चों को एडनॉइड इश्यूज थे उसके केस में भी लिए हैं। क्योंकि ओके। मैं अगर बच्चों को ट्रीट करती हूँ तो ये कोशिश करती हूँ कि बच्चों की थ्रू एंड थ्रू पर्सनालिटी मुझे एक समझ आए। तो उसके लिए ये एक पर्सनालिटी का अगर भाग है, तो मैं ये रूब्रिक्स लेती हूँ। मेंट ऑब्वियसली एडीएचडी एंड ऑटिज्म ये डिसऑर्डर्स तो हैं ही, लेकिन नॉर्मल फिजिकल डिजीजेस में भी अगर हमें कोई मार्क्ड मेंटल सिम्टम मिल रहा है, तो ये रूब्रिक्स और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
तो डॉक्टर आरुषि ने काफी सारे हमें रूब्रिक्स बताए मिस्चीवियस चिल्ड्रन के ऊपर, जो हम मेंटल डिजीजेस और इवन कोई भी हमारे जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसमें एज अ मेंटल जनरल्स के बेसिस पे ले सकते हैं। और काफी सारी मेडिसिन डॉक्टर आरुषि ने बताई, तो काफी अच्छा सेशन रहा। हम एक और सेशन भी कर सकते हैं जिसमें मैम आप केसेस भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ इसके यस। ऊपर, या फिर एज अ डिफरेंट टॉपिक करके भी आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है इसी को हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं एज, तो वो एक हमारा रेफरेंस हो जाएगा कि जो भी हमने सीखा उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी हमारे साथ होगी। तो काफी अच्छा सेशन था डॉक्टर आरुषि आपके साथ। धन्यवाद आपका। डॉक्टर और नेहा। हमारे हिंदी सेशन का अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है एक्चुअली। तो अब मैं इसमें एक डॉक्टर अनिल पूछ रहे हैं अंडर 1 ईयर कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। डॉक्टर अनिल, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा टाइम हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए अभी इतना टाइम नहीं है। तो मैं अंडर हिंदी वन सेशन का अंडर वन धन्यवाद सब करती हूँ। मेडिसिन हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अंडर वन के लिए हम सिम्टम्स मिले हम्म, तो हम न्यूबॉर्न बच्चे तक को प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ सिम्टम्स जी, पे ही आता है सिर्फ। ऐसा मैंने अपनी प्रैक्टिस में नहीं पाया कि ये अंडर वन के बच्चों के लिए यही इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैंने नहीं पाया है। हाँ जी, अगर हमें सिम्टम्स मैच करते हैं तो हम किसी भी एज में बच्चे को दे सकते हैं। वराइटा के तो हमें एडल्ट्स भी मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ बड़े लोगों छोटे बच्चों को ही वराइटा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। हम्म, हाँ। तो ये थैंक यू आई डॉक्टर होप नेहा। क्लियर हो गया होगा इसमें कि हम कोई भी मेडिसिन हो ऑब्वियसली एज के रिस्पेक्टिव छोटे बच्चों में भी यूज कर सकते हैं। तो मैम अपना कांटेक्ट नंबर जरूर शेयर कर दीजिए। और अब हिंदी सेशन को हम ओवर करते हुए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को इंग्लिश सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।